वोटिंग के दौरान इस बिल के समर्थन में 298 वोट आए, वहीं विरोध में 230 वोट आए। तो आपकी जहन में आता होगा फिर तो बिल पास, 298 पक्ष में और 230 विपक्ष में। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये संविधान संशोधन संबंधी बिल थे और इनको पारित करने के लिए कुल उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 समर्थन चाहिए। इसलिए सरकार के भविष्य को लेकर इसमें कोई खतरा नहीं है। सामान्य अगर कोई बिल होता या कोई अविश्वास प्रस्ताव होता तो उस संदर्भ में सरकार को एक सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, पर इस प्रकार के संविधान संशोधन के संदर्भ में 2/3 समर्थन चाहिए बिल को, नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि यह बिल लोकसभा में गिर गया। पहला बिल लोकसभा में गिरते ही सरकार ने बाकी 2 बिल जो इसके साथ जुड़े हुए थे उन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया और कुल मिलाकर लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। पर इस दौरान जो चर्चा हुई उसमें देश के प्रधानमंत्री भी बोले, देश के गृह मंत्री भी बोले, देश के नेता प्रतिपक्ष भी बोले, और उस बातचीत के दौरान जो तलखी आ रही थी और आखिरी में अमित शाह जिस तेवर के साथ थे उसी में इस बिल का भविष्य दिखाई दे गया था। सरकार विपक्ष में फूट डालने में इस बार कामयाब नहीं हुई। सरकार इस बिल के समर्थन में विपक्षी दलों में सेंध लगाने में कामयाब नहीं हुई और नतीजा यह हुआ कि सरकार इस बिल के संदर्भ में वो समर्थन नहीं जुटा पाई जो उसे चाहिए था। पर क्या सरकार वाकई इस बिल को पारित कराना चाहती थी या सरकार ने इस बिल को लाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी कि देखो हम हैं जो महिलाओं को यह अधिकार देने के लिए संकल्पित भी हैं और प्रयासरत भी हैं। पर यह विपक्ष है जिसमें कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल हैं जिनकी मंशा महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की नहीं है, इसलिए उन्होंने इस नेक काम में खलल डाला और ये इनके इन प्रकार कुल मिलाकर इस मामले को रुकवा दिया। तो अब हम इसी पर बात करते हैं। कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं देश भर में, उन्हें भी बीच में जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस अहम मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी है, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में संसदीय दल की नेता। सोनिया गांधी की बड़ी अभिलाषा रही कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, पर जब मिलना था तब कांग्रेस की खिलाफत में वोट कर दी। क्यों कर दी हम डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी से समझेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता माधवी अग्रवाल जी। इन सबको बड़ी उम्मीदें थी, 2029 में सुनहरा भविष्य दिख रहा था, अपना भी और अपने साथ अन्य महिलाओं का भी। उस बात तुषारापात हो गया। कितनी निराश है वो, यह हम उनसे समझेंगे। हमारे साथ यश भारती जी। अखिलेश यादव जी को कई प्रस्ताव मिले इस चर्चा के दौरान, पर यश भारती जी तैयार नहीं हुए, मतलब उनकी पार्टी तैयार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई यह हमें यश भारती जी बताएंगे। और इन सब के बीच जो कुछ भी हुआ उस पर खरी खरी कहने के लिए हमारे साथ अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार है, वह हमारे साथ है। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी से करते हैं। पूजा त्रिपाठी जी, कितनी दुखी हैं आज आप या कितनी खुश हैं आप, तय कर पा रही हैं? कांग्रेस नेता के रूप में खुश हों और महिला के रूप में निराश हों, इस द्वंद्व से अपने आप को कैसे उबार रही हैं? देखिए, एज अ महिला तो मैं चाहती हूँ, 27 साल का लंबा इंतजार रहा है महिलाओं का इस देश में प्रतिनिधित्व पाने का, और यह सरकार अगर चाहती तो महिला आरक्षण के कंधे पर रखकर अपनी डिलिमिटेशन की मक्कारी को लेकर ना आती। तो ये तो फर्स्ट डे से ये सरकार बिल नहीं पास कराना चाहती थी हिमांशु जी, ये सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग करना चाहती थी कि देखो, और महिलाओं की यह बात सारा का सारा नैरेटिव महिलाओं की प्रतिनिधित्व से हटकर पावर शेयरिंग पर चला गया। आपके पास ग्रुप मेजॉरिटी थी 2014 में, 19 में आपने पास नहीं कराया। अब आप ऑल पार्टी कंसेंसस की बात करते हैं। आप हर पार्टी का, हर विपक्ष का हर सदस्य कल से, 2023 में भी ये बात कहा, कल से भी एक ही बात कर रहा है कि आप इसको डीलिंक करिए डिलिमिटेशन से और सेंसस के टाइमलाइन से, और उसके बाद हम आज के आज, अभी के अभी एक मुश्त होकर हम इसको वोट देंगे, हम इसको सपोर्ट देंगे। लेकिन आपने नहीं कहा, क्योंकि आपकी मंशा महिलाओं को अधिकार देने की है ही नहीं। आज अमित शाह जी ने एक बहुत अच्छा उनकी मंशा उजागर हुई उनके वक्तव्य में, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, पुरुषों की सीट सुरक्षित रहेगी, पुरुष अपना महल पहले सुरक्षित कर लेंगे, तब महिलाओं के लिए जनाना बनेगा हिमांशु जी। और अगर यही करना है, अगर आप महिलाओं के साथ, कल प्रियंका जी ने कहा था ना कि महिलाएं जो है वो जो भी बात इधर उधर की करता है, जो करनी काटता है, जो मक्कारी करता है, उसको पहचान जाती है।
तो वही हुआ। बात कांग्रेस पार्टी की, बात विपक्ष की नहीं है। आपने जो बक्कारी की थी महिला आरक्षण के कंधे पर रख के आप जो करना चाह रहे थे, वो उसे आज पराजित किया है, और इसीलिए मैं खुश हूं। क्योंकि महिला आरक्षण को ढाल मत बनाइए, महिला आरक्षण को बैसाखी मत बनाइए अपने मंसूबों। अच्छा, एक बात बताइए पूजा त्रिपाठी जी, मतलब आप इस बात से हम ही नहीं है कि देश में नए सिरे से परिसीमन की जरूरत है। इस देश में परिसीमन के साथ लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए आबादी के हिसाब से। कांग्रेस को इसकी जरूरत नहीं लगती। 1976 से टला हुआ मामला 2026 आ गया, 50 साल हो गए। क्या वही 545 सीटों के संदर्भ में बने रहे? देश जब आजाद हुआ था उस समय कितनी सीटें थी लोकसभा की? परिसीमन के साथ नए सिरे से व्यवस्था बनती। क्या एतराज था आपको? परिसीमन को लेकर इतना एतराज क्यों? प्रक्रिया इनकी पेटेंट तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में बैठा के तो बना नहीं सकते। हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक प्रोसेस होता है। आपने डिलिमिटेशन से फ्रीज हटा दिया, आपने उसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा, इलेक्शन कमीशन रहेगा, जिसमें जो किससे नामित है। हम देख रहे हैं आज देश में इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है। आपने डिलिमिटेशन कमीशन को जुडिशियल रिव्यू से ही बाहर कर दिया। और जिस प्रकार का आपने परिसीमन असम और जम्मू कश्मीर में किया, कहीं पे 6 लाख है, कहीं पे 25 लाख है, कहीं पे बीच में नदी आ रही है, कहीं पे पहाड़ आ रहा है, लेकिन वो सेम एरियाज है। आप परिसीमन के चलते ना आप ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस करते हैं, ना कमिटीज में डिस्कस करते हैं, ना साउथ के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक लीडर को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। तो आपके बोलने का ये हक नहीं है कि आप मुझे 1 घंटा दीजिए, इस सदन को अभी रोकिए, मैं अभी आपको लिखित में दे दूंगा। आपने पहले क्यों नहीं कंसल्टेशन किया? हर चीज मन की बात नहीं हो सकती ना, हर चीज बुलडोजर नहीं हो सकता। अगर इस देश का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करना है तो आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि आप ये वो इलेक्शन चोरी नहीं है कि आप कर लेंगे। और आपका मंसूबा जैसा दिखा है, आपका मंसूबा जैसे 2 राज्यों में दिखा है, जिस प्रकार का अपना परिसीमन किया, यह विरोध तो होना ही था। क्योंकि आपने 24 घंटे पहले, 48 आवर्स पहले आपने बिल का ड्राफ्ट लाया। खड़गे जी लिखते रहे, 3 बार लिखे कि आप 29 अप्रैल को आइए, ऑल पार्टी में कंसेंसस बनाइए। ऐसा ही हुआ था। 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑल पार्टी कंसेंसस हुआ था, कई दिनों तक डिस्कस हुआ था। ना आपने साउथ के राज्यों से बात की, ना आपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से बात की। आपको लगता है कि भैया ये तो हम हर जगह बुलडोज करते हैं, इसे भी बुलडोज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता ना, लोग ऐसा नहीं होता। तो कुल मिला के अब मैं आऊं माधवी जी के पास, उससे पहले पूजा जी आपसे जानना चाहूंगा, आज कितनी खुश हैं और कितनी दुखी हैं आप? दुखी मैं हूं, मैं महिला आरक्षण चाहती हूं। मैं जानती हूं कि मेरी पार्टी भी जानती है, मेरे जैसे नॉन पॉलिटिकल फैमिली की आज एक नेत्री, आज एक लड़की है, वहां तक पहुंची है, राष्ट्रीय पटल तक। तो मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ हिमांशु जी, और मुझे पता है मेरे आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा महिला आरक्षण बिल का ना होना है। तो मैं चाहती हूं कि महिला आरक्षण हो, पर मैं ये नहीं चाहती कि महिलाएं किसी के मंसूबे पर, महिलाओं के कंधे पर रखे। क्योंकि महिलाओं को अगर आप समानता देना चाहते हैं तो उसे बाई प्रोडक्ट मत बनाइए अपनी राजनीति सहूलियतों का। आप उनके प्रति विश्वास में लेकर उनको दे दीजिए। आप 543 से दे दीजिए। और मैंने तो इतना सरल सा सवाल किया था, आपने इतना विस्तार से जवाब दे दिया। मैंने केवल आपका दुख और सुख जानना चाहा था। आप जी दोनों। तो कुल मिला के डॉक्टर पूजा त्रिपाठी तय नहीं कर पा रही कि वो ज्यादा क्या है। बोले दोनों ही एहसास से गुजर रही हूं। और माधवी जी, आपको सहूलियत हासिल है, दुखी दुख है, ऐसे में आप सुख देख रही हैं कि जो चाहते थे वो तो हमने हासिल कर ही लिया। हम अब दुनिया के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि देखो विपक्ष कितना बड़ा खलनायक है, महिला अधिकारों के खिलाफ खड़ा हो गया, महिला आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों हो गया वो बात गौड़ है। तो आप किस एहसास के साथ है माधवी जी? हिमांशु जी, सुबह से इस पे चर्चा हो रही है और 2 घंटे पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आज एक अच्छी खबर मिलेगी। 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। जो बिल्कुल पूजा जी ने अच्छी बात कही कि जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं उन महिलाओं के लिए बहुत संघर्षरत होता है राजनीतिक स्तर पे अपने आप को स्थापित करना, अपने शर्तों पे, अपने सिद्धांतों पर। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो इस बहाने क्या है कि बहुत सारी महिलाएं जो अपने सिद्धांतों पे चलते हुए बहुत मेहनत के साथ नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड किसी भी बिना सपोर्ट के आगे आती हैं, उन्हें एक अच्छा मौका मिलेगा। स्वच्छंद रूप से उनको जो है 33% आरक्षण मिलेगा, जिसमें उनकी जो भागीदारी है वो पूर्ण रूप से वहां पर उपस्थित हो जाएगी और पूर्ण रूप से वहां पे
सार्थकता से आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से आज इस पे राजनीति हुई, आपने एक प्रश्न पूछा पूजा जी से कि आप खुश हैं कि आप दुखी हैं, तो उन्होंने खुशी हूं और दुखी हूं दोनों बता दिया। देखिए भाई, जब राजनीतिक स्तर से या राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कोई अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी का जो एजेंडा है उसको लेकर ही बोलेंगे। अगर यही सवाल आपने पूजा जी से, या पूजा जी नहीं होती उस समय कोई और होता, मैं नहीं होती यहाँ पर, उस समय इतने चैनल नहीं थे, तो 2009 में भी अगर पूछा होता, जब कांग्रेस की तरफ से ये जो बिल है पारित करने की कोशिश की गई थी, तब जो है सपा ने और लालू प्रसाद जी ने जो है इसका विरोध कर दिया था, तब भी शायद ये यही उत्तर देती। और अफसोस की बात है कि 2009 के बाद आज 2026 में भी हम बैठकर इसी लाइन को दोबारा से दोहरा रहे हैं कि हम खुश हैं कि दुखी हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है और घोर अन्याय हुआ है, और इसमें हर पार्टी अपना एजेंडा देख रही है। जिसमें कांग्रेस ने जो हरकत की है या जो विपक्षी दलों ने की है, हर मुद्दे पर जो डिस्कशन हुआ, चाहे माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक विषय पर उनकी समर्थता से, उनके हिसाब से जवाब देने की कोशिश की, उनका सहयोग लेने के लिए एक पॉजिटिव रास्ता बताने की कोशिश की, उन पर भी उनको आपत्ति थी। अंत में जो अखिलेश जी थे वो उठे और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए हम तो ये बिल पास ही नहीं होने देंगे। तो मैं ये समझती हूँ, एज ए महिला फीमेल मैं बोलूंगी, मैं एक बार अपनी पार्टी को साइड में रखती हूँ कि ये एजेंडा अब महिलाओं से ऊपर उठकर केवल महिलाओं को दबाने का मुद्दा बन गया है, वो भी पॉलिटिकल ग्राउंड पे कई सारे आपत्तिजनक स्थिति को बताते हुए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लिमिटेशन क्यों हो रहा है। एक मिनट माधवी जी, मेरा कुछ सवाल है। आपकी पार्टी की मंशा वाकई महिला आरक्षण बिल को लागू करने के संदर्भ में थी, महिलाओं को आरक्षण देने की थी? क्यों चाहते हैं आप परिसीमन? क्यों आप लेकर आए परिसीमन? सर्वसम्मति का माहौल था 2023 में, 30 महीने पहले सारे राजनीतिक दल एक राय होकर महिलाओं को आरक्षण के संदर्भ में सहमत हुए थे। उसमें शर्तें आपने डाली, सेंसस की भी, और आपने शर्तें डाली डिलिमिटेशन की भी, परिसीमन की भी। उस समय विपक्ष ने विरोध किया था। आज जब माननीय अमित शाह जी ये सुझाव दे रहे थे कि आप बोलिए, मैं 1 घंटे में संशोधन लेकर आता हूं 50% सीटें बढ़ाने के संदर्भ में, पर विपक्ष ने तो कहा था जो है आज है इसी में दीजिए ना 33%। ऐसे कौन से पुरुष हैं जिनके दबाव में रही भाजपा, माधवी जी, कि वर्तमान में से पुरुषों की सीटें कम ना हो जाएं, इसकी चिंता भाजपा इतना कर गई? जी, आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ तो मैं उत्तर दूं आपको? जी, ऐसा है। आपने जो सवाल पूछा, पहले आपने एक और सवाल पूछा था कि डिलिमिटेशन की आवश्यकता क्यों है, जो 50 सालों से रुका हुआ है। 2075-76 के बाद में डिलिमिटेशन हुआ नहीं है। उस समय आबादी 76 करोड़ के आसपास थी। आज देश में आजादी 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। जो एक लोकसभा में जितनी संख्या होती थी, विधानसभाओं में जितनी संख्या होती थी, आज वो आबादी दुगनी तिगनी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, एक ही सांसद है जो इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है अपनी तरफ से देख रहे हैं। तो ये विकास के मुद्दे पर भी एक बात थी जो कि माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा भी कि इसलिए जरूरी है, और इसमें फ्रीजिंग की हुई थी जिसकी वजह से ये हो नहीं सकता था 2026 में, उसके बाद ये शुरू होगा। दूसरी बात, जो 2023 में जो बिल आया था उसमें एक क्लॉज में लिखा ही हुआ था कि डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद ही ये जो है बिल को पारित किया जाएगा 2032 में। लेकिन क्योंकि जल्दबाजी थी तो 2029 में, क्योंकि चुनाव है तो उसके पहले हम करके महिलाओं को सदन तक पहुंचाने की अपनी भागीदारी को पूरी तरीके से स्वच्छंद रूप से स्थापित कर सके, ये हमारा उद्देश्य था, जिसके लिए हमने ये कोशिश की। क्योंकि अभी फिर बाद में बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि 2029 पे नहीं कर, अगर ये 2032 की ही बात होती तो फिर ये बोलते कि 2029 में ही कर दीजिए ना। मैं तो एक ही चीज समझ रही हूँ कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि 1996 से लेकर अभी तक हम इस पर डिस्कशन करे जा रहे हैं, बिल किसी भी स्थिति में पास नहीं हो पा रहा है। तो ये कटघरे पे खड़े होने वाले लोग कौन है, मुझे आप बताइए, कौन सी पार्टी है जो नहीं खड़ी हो रही है इस पे? नहीं, तो इसमें सवाल है माधवी जी, जनगणना के आधार पर परिसीमन हो। जब इतने समय नहीं हुआ तो जनगणना पूरी होने के बाद परिसीमन होना चाहिए ना। पर महिला आरक्षण के लिए परिसीमन की, जनगणना की जरूरत क्या भाई? आज अगर 545 सीटें हैं लोकसभा में, उसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएं, इसमें भाजपा को क्यों ऐतराज रहा? भाजपा में कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी इस हिस्से में से सीटें देना मंजूर नहीं था? देखिए,
डिलिमिटेशन के बाद सभी राज्यों में 50% जो है सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये कहा गया। इसके पीछे कारण ये था कि पहले तो आबादी जिसका घनत्व जो पूरे देश भर में बढ़ा है, उसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सांसद हैं या लोकसभा के विधानसभा के जो विधायक हैं, उनको काम करने में और आसानी होगी, लोगों तक सही तरीके से विकास की स्थितियां नीतियां पहुंचेगी, ये बहुत जरूरी था। इसलिए डिलिमिटेशन जरूरी था, जिसके लिए आज अमेंडमेंट करने की कोशिश की। लेकिन ये साथ ही बोला गया कि 2011 के सेंसेक्स के अनुसार ही किया जा रहा है, और जिस अनुपात में जहां की सीटें होंगी उसी अनुपात में ही 50% सीटें बढ़ाई जाएगी। इसीलिए कहीं पे भी किसी को नजरअंदाज नहीं किया गया था। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि जिनको मुद्दा बनाना है ना, उनको मुद्दा बनाना है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो लड़ाई आज 27 साल पहले भी हो रही थी, आज 27 साल बाद भी हो रही है, तो ये राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। किसी की मनस्थिति नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण देके महिलाओं की उपस्थिति को, मतलब माधुरी जी, आपका मानना है कि भाजपा की भी मनस्थिति नहीं थी महिलाओं को आरक्षण देने की, किसी की भी मनस्थिति नहीं थी? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए करता हूं कि जब आपके पास संख्या बल नहीं था, आपके पास सदन में सदस्य संख्या नहीं थी, तो अभी बीच चुनाव में आप ये सत्र लेकर आए, ये विधेयक लेकर आए, आपने सहमति बनाने के लिए, संख्या बल जुटाने के लिए क्या प्रयास किया? आपके संसदीय कार्य मंत्री तो हमेशा तलवार निकाले हुए सदन में दिखाई दिए विपक्ष के खिलाफ। जिनका आप साथ चाहते हैं उनके खिलाफ भी आप तलवार निकाले रहते हैं। आपने वाकई विपक्ष का समर्थन चाहा था माधवी जी? मुझे तो ऐसा लगता है कि विपक्ष ने पहले ही सोच के रखा था। जब उन्होंने अपना भाषण दिया, जो प्रतिपक्ष नेता है राहुल गांधी जी तुरंत अपने भाषण के बाद सीधे निकल गए बाहर। उनको दूसरे की किसी की सुननी नहीं है। भाई कहाँ तलवार निकाल के रखा है किसी के लिए? सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सही तरीके से परिसीमन हो, इसके लिए डिस्कशन हो रहा है, हर मुद्दे पर जवाब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक आपको उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आपको संतुष्टि है ही नहीं, क्योंकि आपको संतुष्टि लेनी ही नहीं है। संतुष्टि चाहिए, आपको संतुष्टि लेनी नहीं है। माधवी का कहना है कि विपक्ष की मंशा ही नहीं थी, और विपक्ष की मंशा में एक चेहरा कांग्रेस है तो दूसरा समाजवादी पार्टी। सम्माननीय यश भारती जी हमारे साथ है। यश भारती जी हमारे साथ जुड़े तो उसी समय दवाई खा रहे थे। ऐसा क्या बिल के अंतर्गत हो गया यश भारती जी कि आपको कार्यक्रम के दौरान भी दवाई की जरूरत पड़ गई? थोड़ा बताओ तो सही, हुआ क्या? नहीं डॉक्टर साहब, आप सब लोगों के सहयोग से बिल्कुल स्वस्थ हूं, किसी तरीके की कोई दवाई नहीं खाता हूं जी। दिन भर की भाग दौड़ से थोड़ी थकावट थी, हल्का सा नमकीन और कुछ पानी पीने की मैंने गुस्ताखी कर ली बीच कार्यक्रम में, उसके लिए क्षमा। बाकी मैं तो अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बोल रही थी, वो सभी पार्टियों को बोल रही है, तो अपनी भारतीय जनता पार्टी को भी बोल रही है। आप उस बात शब्द को भी पकड़ा, बात को भी पकड़ा। वो जिस तरीके से परेशान विचलित दिख रही हैं, वो विचलन इसीलिए और दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी में उन सीटों में कुछ नहीं मिल रहा जो अभी वर्तमान में। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी 13 जुलाई 1998 में ये बिल सदन में लेकर के आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, तब भी हम सामाजिक न्याय की बात करते थे। आज भी हम सामाजिक न्याय में, हमारे में कोई बदलाव नहीं। बदलाव किन में आया? आडवाणी जी ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव लिख करके ये भेजा कि सारी पार्टियां जब तक सदन में ये चीजें नहीं हो रही हैं 33% आरक्षण अपने राजनीतिक दल में दें। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब ये बात कह रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन बातों का अनुसरण कर रही है? आज जब भारतीय जनता पार्टी की मैं चीजें देखता हूं तो लगभग 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज, एक भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं, एक भी मुखिया नहीं, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा है, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम मुझे लगता है हमारी बहन माधवी जी नहीं ले पाएंगी, और अगर नाम ले लेंगी तो उनकी क्या निर्णायक भूमिका है भारतीय जनता पार्टी में? क्या किसी निर्णय लेने की क्षमता वाले स्थान पे बैठा के रखा गया है महिलाओं को? तो जब आप दिखावा करेंगे तो परिणाम यही आएंगे जो परिणाम आए हैं। जब आप वाकई में नोटबंदी लेकर के आएंगे और कोई काम नहीं, जीएसटी रात में 12 बजे घंटा बजा के आप इवेंट करेंगे और परिणाम व्यापार ध्वस्त करने के काम करेंगे, और आप वर्तमान में बात करें तो सब अफवाह फैला रहा है विपक्ष, अफवाह कर रहा है काम, और प्रधानमंत्री जी सदन में आके करते हैं कोविड जैसे हालात होंगे। तो कोविड जैसे हालात में क्या हुआ था? अफवाह किसने फैलाई? तो अफवाह भी यही फैलाते हैं, फिर दवाई देने की भी बात करते हैं और बीमार विपक्ष को बताते हैं। असली बीमारी इनकी मानसिकता में है जिससे हम लड़ रहे हैं, और जनता समर्थन दे रही है। और आज उसका परिणाम आया सदन के अंदर
कि जो इनके सहयोगी भी थे वो भी डरे हुए हैं कि ये जो फैसले लेते हैं नोट की और भी तमाम चीजों के परिणाम देश के लिए, जनता के लिए सुखद नहीं। पहले भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण महिला नेतृत्व को दे अपनी पार्टी के अंदर। उमा भारती जी का क्या हुआ हम सब जानते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का क्या हुआ हम सब जानते हैं। तमाम पूरे देश भर में जो थोड़ा बहुत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में खड़ा था उसको ध्वस्त करने का काम किसी विपक्ष ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी डॉक्टर हिमांशु जी बड़ा मसला ये है कि जब महिला आरक्षण की बात चल रही थी तो सम्राट चौधरी को बिहार में आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी महिला को मुख्यमंत्री बना के कड़ा संदेश दे देते। वैसे भी कड़े संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बार बार बात करती है, कड़वी दवाई की बात करती है, थोड़ी कड़वी दवाई खुद पी लेती। जब अपनी विचारधारा के व्यक्ति को नहीं, जो आरजेडी में रहा हो, जो हम में रहा हो, जो जेडीयू में रहा हो, तमाम विचारधारा की खिचड़ी लेकर के आया उस सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो फिर एक महिला को ढूंढ करके क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? ये सवाल इनसे बड़ा नहीं। ये सवाल तो ठीक है यश भारती जी, लेकिन आप ये बताओ कि आप जनता के बीच में जाओगे कैसे? आधी आबादी के बीच में सत्ता पक्ष ने आप लोगों को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया, बताते रहे। आपने सदन में सुना था ना भाषण, चाहे वो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे वो देश के सम्माननीय गृह मंत्री हों, वो लगातार इस बात में बता रहे थे कि देखो अगर तुम लोगों ने साथ नहीं दिया ना, इसकी बड़ी कीमत चुकाओगे। अब पूजा त्रिपाठी जी भी दुखी है, माधवी जी भी दुखी है। इस दुख के लिए जिम्मेदार कौन? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। इस पीड़ा के साथ आगे कैसे बढ़ोगे यश भारती जी? देखिए, जो भी प्रोग्रेसिव महिला हैं, जो देश की चिंता करती हैं, वो ये चाहेंगे कि समानता बनी रहे। ये जो अगड़े पिछड़े की बड़ी खाई है, ये जो फेयर एंड लवली भारतीय जनता पार्टी बेच रही थी कि गोरे होने की ये दवाई है, वो बिकी नहीं है भाई। जिसका प्राकृतिक रूप में काला रंग है उसका भी वही हिस्सा होना चाहिए। तो ये दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यकों को छोड़ करके फेयर एंड लवली की जो दवाई बेच रहे थे उसका हमारा विरोध था कि आप प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, केवल एक सेक्टर का जो महिलाएं अगड़ी पंक्ति में आ चुकी हैं, आप हमेशा उनको अगड़ा रखना चाहते। आप बहकाओ मत और भरमाओ मत। कहां से ऐसा है भाई? संविधान में व्यवस्था दी आरक्षण की, SC ST के संदर्भ में, नए परिसीमन में भी उन लोगों के लिए वही आरक्षण रहने वाला था। महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में ये वादा भी सरकार का था, विधेयक का हिस्सा था कि जो महिलाओं का अनुपात है उसी अनुपात में आगे भी आरक्षण रहेगा। सीटें बढ़ेंगी तो SC ST की सीटें भी उसी अनुपात में बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर जो आपका सामाजिक न्याय के संदर्भ में नारा है, वंचित, शोषित, दलित, उसके संदर्भ में जो संविधान में प्रावधान है उनका अक्षरशः पालन तो सुनिश्चित था इस विधेयक में। फिर क्यों विरोध किए? ये पिछड़ों के नाम पर जो राजनीति आप कर रहे हो, इसके आरक्षण का प्रावधान कब है? नहीं डॉक्टर साहब, पिछड़ों को कहां हक देने की बात हो रही थी? जब हम अल्पसंख्यकों को हक देने की बात कर रहे थे तो अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? सारे मुस्लिमों को दे दो। अल्पसंख्यक तो बहुत बड़ा वर्ग है, उसको छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? पिछड़ों के छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी खुद को अति पिछड़ा तो बता रहे हैं, लेकिन वो अति पिछड़ी महिलाओं को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कैसे स्वीकार किया जाएगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि केवल गोरों को आप चुन लोगे और कालों को आप छोड़ दोगे। ये जो फेयर एंड लवली की दवाई लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैठी देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की दवाई नहीं, ये देश के संविधान में दी गई दवाई है। ये धर्म के आधार पर आरक्षण का मामला इस देश के संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया था, और गुलामी के कालखंड में भी गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया था, आपकी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये सफेद और काले का खेल नहीं है, खेल तो अपने समीकरण का है। आपकी एक टिप्पणी सुनते हैं और फिर जाके चलते हैं अजय जी के पास। जी यश जी। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति नहीं, सभी की बात है। मुख्यतः पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के लिए है, उनके लिए आरक्षण में प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति का तो है, लेकिन ये कितना अनारक्षित सीट से देते हैं? हमने दिया भारतीय अपनी सीटों से समाजवादी में, और उसका परिणाम है आदरणीय अवधेश प्रसाद जी अनारक्षित सीट से अनुसूचित जाति व्यक्ति जीत करके आया, जनता ने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक उदाहरण बनता हो तो बताइए, बड़ा दिल दिखाया हो भारतीय जनता पार्टी ने तो बताइए। प्रेमनगर सीट है छत्तीसगढ़ में, शकुंतला बोरते वहां से विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, सामान्य सीट है। आप ही इकलौते ऐसे देश में राजनीतिक दल नहीं है जिसने सामान्य सीट से आरक्षित वर्ग को चुनाव लड़ा दिया। और भी दल हैं और भी राजनेता हैं, पर बहरहाल
मैं जरा अजय जी के पास चलता हूं और अजय जी समझना चाहता हूं, आज कौन जीता कौन हारा? जो मतदान में हार गए वही असल में हार गए, या जो मतदान में हार गए पर वस्तुतः जीत गए? देखिए, मैं तो कहूंगा कि हिमांशु भाई, असल में महिलाएं हार गई। हार न पक्ष की है न विपक्ष की है, ये हार महिलाओं की है। और महिलाओं की क्यों कह रहा हूं, ये हार आज नहीं हुई, ये हार 2023 में ही हो गई थी। 2023 में जब यह लाया गया संशोधन, और उस संशोधन के दौरान तत्काल लागू किया जा सकता था, कोई बाधा नहीं थी, कोई भी टेक्निकल कारण नहीं था, लेकिन उसमें जबरदस्ती जो है पुछल्ले जोड़े गए कि ये होगा तब ये होगा तब ये होगा, जबकि उस समय तत्काल सरकार यह कर सकती थी, सर्वसम्मति बनी हुई थी, तो सरकार कर सकती थी तत्काल लागू हो जाएगा, आगे जो परिसीमन होगा, जनगणना होगी, उसके मुताबिक चेंज होता रहेगा, काम खत्म, कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि उस समय सरकार की मंशा शायद नहीं थी, और इसीलिए उसने ये टेक्निकल क्लॉज जबरदस्ती जोड़ा, जबकि किसी भी आरक्षण के किसी भी आज तक जब भी प्रावधान हुए, कभी इस तरह से पुछल्ले नहीं लगाए जाते हैं जो लगाए गए। पहली बात तो टेक्निकलिटी वहां पैदा की गई। मैं इसके थोड़ा सा इतिहास में भी जाना चाहूंगा। आप हिमांशु भाई 1917 याद करिए, एनी बेसेंट थी और जो है सरोजनी नायडू थी, और उन्होंने सबसे पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और दूसरे तरीके से समानता देने की लड़ाई लड़ी थी। 18 उन जो है नेताओं ने, एनी बेसेंट कांग्रेस की शायद अध्यक्ष थी उस समय, तो उनके नेतृत्व में चार्ल्स फोर्ड से मिले थे जो वायसराय थे, और उसके बाद में जो स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे इंडिया के, उनसे मिले थे और उन्हें प्रतिनिधिमंडल ने दिया। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो पहला संविधान बनाया था, नेहरू रिपोर्ट, उसमें उस समानता का जिक्र हुआ था। तब तक समानता की बात हो रही थी। उसके बाद में हमारा जब संविधान बना, उसमें समानता की बात आई, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तब यह बात आई कि समानता की तमाम कोशिशों के बावजूद महिलाएं समानता की स्थिति तक नहीं आ रही। तब तक किसी ने आरक्षण मांगा नहीं था, किसी की भी मांग नहीं थी, समानता की बात हो रही थी। तो उस समय उन्होंने ही वह आयोग बनाया था और समानता की रिपोर्ट बनी थी। जब रिपोर्ट बन के आई, तब आपातकाल लग चुका था, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी। तो इसलिए जब वो 80 का दशक आया, उस दशक में उस पर कार्रवाई शुरू हुई, तमाम अधिकार दिए गए, उसी रिपोर्ट पे बहुत सारे काम हुए, और उसी रिपोर्ट पर राजीव गांधी सरकार में 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जो कि 90 के दशक में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उनकी नरसिम्हा राव की, उसमें लागू हुआ। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने और कांग्रेस ने दोनों मिलकर यह कोशिश की कि इसे और भी जगह लागू किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस की यह कोशिश इसलिए सिरे नहीं चढ़ सकी क्योंकि कुछ दल जिनमें सपा भी थी, आरजेडी भी थी, जेडीयू भी थी, और भी कई थे, तो और बसपा भी थी, उन सब ने विरोध किया और कहा इसमें कुछ जो है जातिगत आधार पे किया जाए। बहरहाल उस समय तक कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई थी, इसलिए वो पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद में 2010 में राज्यसभा में पास हो गया, और निश्चित रूप से मैं कहूंगा उसमें भाजपा का योगदान था, लेकिन उसमें जिन लोगों का नहीं था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें जो योगदान नहीं था और जो विरोध कर रहे थे, उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो आदित्यनाथ का नाम है। तो आदित्यनाथ उसका विरोध कर रहे थे। इसके अलावा जो है विरोध करने वाले और कई लोग थे। बहरहाल ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात बता रहा हूं। बहरहाल उसके बाद में नहीं, मैं संशोधित कर दूंगा, 2010 का समय मनमोहन सिंह जी का था। अटल जी तो सार्वजनिक जीवन में रह भी नहीं गए थे जी, कह रहा हूं, सॉरी। तो मनमोहन सिंह जी के समय में वह एक था, और उसके बाद में जब यह गिर गया
तो उस स्थिति में आप ये देखिए पेंडिंग कर दिया गया था, उसे समिति को भेज दिया गया था। तो अब आप सोचिए, वो पेंडिंग था, सरकार आने के बाद में तत्काल वो चूंकि पेंडिंग था, कर सकते थे नरेंद्र मोदी की सरकार में, और उनके पास जो नंबर था और कांग्रेस सहयोग देने को तैयार थी, लेकिन नहीं किया गया। 2019 में राहुल गांधी ने इसको लेके चिट्ठी लिखी और उस पर भी कुछ नहीं हुआ। 2023 में निश्चित रूप से एक अच्छा स्टेप उठा, सर्वसम्मति बनी और पास हुआ, लेकिन उस दिन बार बार वह पूरा विपक्ष मांग कर रहा था आज से ही लागू करिए। तो उस समय खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे लागू करने के लिए तमाम सारी कंडीशंस जोड़ दी। तो आज जो ये लाए गए 3 बिल, इसे महिला आरक्षण बिल कहना गलत होगा, क्योंकि आरक्षण तो ऑलरेडी किया जा चुका है, उसमें उसे लागू करना है। और लागू करने के लिए आपको जो कंडीशंस लगाई हैं, आप उन कंडीशंस को हटाने का लाते ना। आप तो उसके साथ में परसीमन और उसके सबके ले आए, परसीमन की जरूरत ही नहीं थी, आप तत्काल लागू करने का वो करिए, और जब परसीमन हो जाए और जनगणना हो जाए तो अपने आप ये तो काफी लंबी बातचीत हो गई, लेकिन आपने मुझे मेरे मूल सवाल का उत्तर नहीं दिया। आप आधे उत्तर पे रह गए। बोले हार तो महिलाओं की है। भाई कोई हार गया अच्छी बात, पर कोई हारता है तो कोई जीतता भी है। आप हार तक तो पहुंच गए, थोड़ा अजय जी जीत तक भी तो पहुंचिए। क्या आप मानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जीत गई, आज नरेंद्र मोदी जीत गए, आज अमित शाह जीत गए, इसलिए जीत गए कि देश के सम्मुख वो ये प्रस्तुत करने में कामयाब रहे कि देखो महिला आरक्षण के संदर्भ में अगर कहानी सिरे नहीं चढ़ रही तो ये राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, ये बाकी विपक्ष के नेता जिम्मेदार हैं। नहीं तो देखो हम तो 2029 में ला ही दिए थे, लागू कर ही दिए थे। क्या कहते हैं जी? नहीं, मैं इससे असहमत हूं। मेरा मानना है कि पक्ष भी हारा और विपक्ष भी हारा, और जीत किसी की नहीं हुई। जीत असल में जो है ये कि यदि हम बात करें, ये ऐसी हार है जिसमें सब हारे। ये ऐसी हार है जिसमें सब हारे, अजय जी इस नतीजे के साथ है। लेकिन माननीय डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, आपकी नेता हैं माननीय प्रियंका गांधी, कल वो भाषण कमाल का दे रही थी। उसमें उन्होंने अमित शाह जी को लेकर कहा कि चाणक्य भी हैरत में पड़ जाते अगर अमित शाह जी को देखते। आने वाली चुनौती का एहसास है आपको कि अब आपकी पार्टी को किस चुनौती से सार्वजनिक जीवन में गुजरना है, कैसे करेंगे मुकाबला? देखिए हिमांशु जी, एक टेक्निकल बात हम सब यहाँ मिस कर दे रहे हैं कि 2023 का जो अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो कल रात को सरकार ने नोटिफाई कर दिया। सरकार आज जो परिसीमन बिल का हारी है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाना चाहती थी उसको परिसीमन से जोड़कर वो हारा है, तो सरकार ने नोटिफाई कर दिया। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो है उसके लिए, और वो कह रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा है कि डिजिटाइजेशन हो रहा है, कास्ट सेंसस हो रहा है, 2027 में जनगणना के रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो आप कराइए। 2023 में पूरे विपक्षी सांसदों ने एक तरफा होके एक साथ खड़े होकर जिसको सपोर्ट किया था, जिस बिल को, उसे कल नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये जो पूरा जो खेल रच रहे थे, आपने प्रियंका जी का जिक्र किया, मैं फिर कहूंगा, प्रियंका जी ने कल कहा था कि औरतें बेईमानी पकड़ लेती है, तो हम लोगों ने ये बेईमानी पकड़ ली कि तुम हमारे कंधे पर रखकर अपना 400 पार का नारा सुनिश्चित कर रहे हो कि नॉर्थ इंडिया की सीट्स बढ़ा दो, साउथ इंडिया की कम कर दो, जो आपको नहीं पड़ते का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम कर दो, जनगणना का इंतजार मत करो। आप ही का आंकड़ा है कि 10 लाख लोग वेलफेयर स्कीम से बाहर है, लेकिन आप जनगणना का इंतजाम नहीं कर रहे। और दूसरी बात, आप जब देख रहे हैं आपका जनाधार, यह पहला बिल है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 64 के बाद, 1990 के बाद जो सरकार हारी। तो यह सरकार के खिसकते जनाधार का भी वो है कि आप महिलाओं को अपना पॉलिटिकल टूल बनाना बंद कर दीजिए। आप मुझे लगता है जब आप इलेक्शन में जाकर ये बात कहेंगे तो महिलाएं भी आपस से यही करेंगे कि आपने क्या मक्कारी की थी, आपको पास करना था तो आप 2029 से पास कर देते, आपके साथ सब खड़े थे, 543 सीट्स पे कर दे, पर नहीं, हमारी सीट सुरक्षित रहे, महिला आरक्षण के साथ 50 कंडीशन जोड़ दे, और उसके बाद कहें देखिए विपक्ष ने तो पास होने नहीं दिया। तो ये सारी ये जो बदमाशी है ना, ये जो सारा कुटिलता, ये जनता भी देख रही है, और जनता को पता था। आपने अभी बिल्कुल सही सवाल किया, इन्हें भी पता था और जनता को भी पता था कि ये हारेंगे, लेकिन
ये पूरा नैरेटिव सेट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, हर स्टेट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सेलिब्रेट हो रहा है, जैसे मिल गया है, जैसे आज क्या वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में ही आप रिजर्व कर रहे हैं। पर ये जो पूरा ये जो ड्रामेटिक्स और थिएट्रिक्स है ना, उससे उतर कर अगर ये बात करते सभी पार्टियों से, अगर ये सबको भरोसे में लेते, जो कि भरोसा लेने की तो ये बात ही नहीं करते, तो फिर शायद तस्वीर डिफरेंट होती है। और सबसे बड़ी बात डिलिमिटेशन को डीलिंग कर देते। आज अमित शाह जी ने कहा ना 1 घंटे आप संसद बंद करिए, मैं अभी लिख कर देता हूं, तो ये क्यों नहीं कहा कि 1 घंटे आप संसद बंद करिए, मैं अभी इसमें से परिसीमन का क्लॉज हटा देता हूं, मैं इसमें से सेंसस पार्लियामेंट्री मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से हटा देता हूं, चलिए हम सब करेंगे। पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इनकी मंशा महिलाओं को आरक्षण नहीं पूजा तो बड़ी मामला इतना सरल नहीं है ना। आपने क्या है, केवल अमित शाह जी का भाषण सुना, जो आपके साथ खड़े थे शायद आप उनका भाषण नहीं सुनी। एक भाषण दिया था अखिलेश यादव जी ने अमित शाह जी के दौरान, उन्होंने कहा ये कुछ भी कर ले तो भी हम समर्थन नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले तो भी हम समर्थन नहीं करेंगे। क्या कहते हैं आप बोल रहे थे अगर ऐसा करते तो हम दे देते। अखिलेश यादव जी की बात को आप गंभीरता से नहीं लेते क्या? था ना हिमांशु जी, एक सत्ता पक्ष से मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, एक विपक्ष से बोल रहे थे, एक भी विपक्षी सांसद, चाहे थरूर जी ले ले, चाहे लीबी एडिन ले ले, चाहे समाजवादी पार्टी की डिम्पल जी ले ले, चाहे अखिलेश, सबने कहा कि आप इसको परिसीमन से हटाइए, हम आपको आज समर्थन देने को तैयार है। पर ये नहीं करना चाहते, इनकी मंशा थी नहीं। इन्होंने जो असम और जम्मू कश्मीर में खेल खेला, ये पूरे देश में। तो अब आगे क्या करेंगे आप? भाजपा की रणनीति तो साफ है, वो जनता के बीच जाने वाली है, आधी आबादी के बीच जाने वाली है, और विपक्ष के सर पे नारियल फोड़ने वाली है। लोग एलपीजी की लाइन में लगे हैं, पर भाजपा चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इतने देश में पेट्रोलियम एलपीजी की क्राइसिस है, पर भाजपा चुनाव प्रचार में व्यस्त है। देश के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच में स्पेशल सेशन आके इसको इस तरीके से सेलिब्रेट करना है जैसे आज ही सारे मर्द हट गए हैं और महिलाओं के लिए जगह हो गई है। तो भाजपा को आता क्या है? भाजपा को सिर्फ इलेक्शन लड़ना आता है, और उन्हें मुबारक हो। इसलिए मैंने कहा ना, 1990 के बाद पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हार है, तो इनके सख्ते जनाधार की हार है। इनको जो फ्लैट रिफ्यूजल मिला है ना, और इनको सत्ता से। पूजा जी आप अपनी बात कह चुके, मेरे सवाल पर भी चले जाइए। अब आगे क्या करेंगे आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो साफ दिख रहा है कि आज की लोकसभा में विफलता के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए वो सार्वजनिक तौर पर नारियल फोड़ेगी। विपक्ष कैसे अपने आप को प्रस्तुत करेगा? वंदन अधिनियम कल रात में नोटिफाई हो गया, अब बॉल तो भाजपा के कोर्ट में है। भाजपा उसको शामिल करे, भाजपा 2027 तक सेंसस का लाए, भाजपा कोटा विद इन कोटा दे, भाजपा वो करे, और फिर भाजपा शामिल करे, क्योंकि ये 2014-19 में नहीं किया जब इनके पास ग्रुप मेजॉरिटी। तो मतलब डॉक्टर पूजा त्रिपाठी विधायक या सांसद बनने के लिए 2034 तक का इंतजार कर लेंगे, उन्हें 2029 की कोई जल्दी नहीं है, ऐसा मुझे भरोसा है। हिमांशु जी मेरी पार्टी में पहली महिला अध्यक्ष भी रही है, पहली महिला प्रधानमंत्री भी जी रही है, जिनका जो 56 इंच का क्लेम नहीं करती थी, पर वो थी, एक दुर्गा थी। मेरी पार्टी में महिला राष्ट्रपति भी रही है, और मेरी पार्टी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। तो मुझे तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा अगर मैं लड़ना चाहूँ तो। ये भारतीय जनता पार्टी देख ले, जिनकी आपने तो अपना बयान आधे घंटे में बदल दिया। थोड़ी देर पहले तो आप दुख जता रही थी, एक सामान्य वर्ग से निकली हुई, गैर राजनीतिक परिवार से निकली हुई लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, और ऐसे में वो बड़े दुखी हूँ। अचानक आपने तो अपना सुख ऐसा व्यक्त किया कि मेरा मन किया कि आपको अभी बधाई दे दूं इस संदर्भ में। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपको। लेकिन मुझे आना तो माधवी जी के पास है, पर यश जी बेचैन हैं कुछ हस्तक्षेप करने के लिए, तो यश जी की बेचैनी को सुनते हैं। जी यश जी, क्या ऐसा हुआ? डॉक्टर साहब, जो आप शब्दों का जाल बना रहे हैं और उसमें हम लोगों को फंसाना चाहते हैं कि हम विपक्ष आपस में उलझे, शायद आप कांग्रेस पार्टी के हमारी नेत्री को उनमें बात में अखिलेश जी का नाम से और प्रियंका जी के नाम से करना चाह रहे हैं, वो ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, शब्दों का खेल होता है टीवी डिबेट। लेकिन बड़ी बात ये, हम अगर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं, आपने पैनल में 4 मेहमानों को बैठाया है, तो ये आपने तय कर दिया पहले कि 4 मेहमानों को बैठाना, कार्यक्रम की रूपरेखा 4 के साथ में बनाई, फिर कार्यक्रम आप चला रहे। अगर एक गेस्ट किसी कारण से अनुपस्थित हो जाता है या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो आपने बैकअप में उसके सुधार की व्यवस्था करके रखी है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मैंने आडवाणी जी को लेकर के सवाल किया कि 33% अपनी पार्टी के अंदर
नेतृत्व देने में दिक्कत क्या है? जो आप कह रहे हैं कि आज हताश हो गई महिला, निराश हो गई महिला, तो निराश तब ज्यादा हो जाती है कि जो बातें कर रहे हैं वो अधिकार नहीं दे रहे हैं। 28 राज्यों में एक में भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहे, मुख्यमंत्री बनाने से डर रहे वसुंधरा राजे सिंधिया जी को, उमा भारती जी को। तो ये जो डर है ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस जो इनका मुख्य संगठन है उसमें महिलाओं के नाम बता दीजिए, कोई 2 बड़े नाम आप बता दीजिए अगर आपको लगते हो। उसके लिए आपको थोड़ा संघ को समझना पड़ेगा। उसके लिए महिलाओं का अलग विंग है, उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। थोड़ा जाना कीजिए, 1938-39 से वो संगठन काम कर रहा है। संघ केवल पुरुषों की संस्था है, उसका एक महिला वर्ग है जिसका नाम राष्ट्र सेविका समिति है। जी यश जी। मुझे संघ को यह भी समझने में बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग से संगठन बना लिया। वो चंदे का धंधे करने का मसला है उनका या क्या है, लेकिन जो महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं वो शादी से दूर भागते हैं, वो महिलाओं से दूर भागते हैं, महिलाओं को घर के अंदर कैद करने की बात करते हैं, साथ में नेतृत्व नहीं देना चाहते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी निकली उसी से है, नरेंद्र मोदी जी निकले उसी से हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष से ज्यादा प्रमुख व्यक्ति होता है, संगठन मंत्री, वो उसी आरएसएस के संगठन से आता है। तो जो महिलाओं को हक अधिकार नहीं देना चाहते वो महिला आरक्षण पे रोना रो रहे हैं कि हमने कोशिश कर दी अधिकार। पहले 33% आरक्षण जो आडवाणी जी ने दिया था वो दे के दिखा दें, तब बात करिएगा। वो अपनी पार्टी के स्तर पर देकर दिखा दें। माधवी जी आपके लिए बहुत पैरवी कर रहे हैं यश भारती जी, कितनी शुक्रगुजार है आप यश भारती जी की। देखिए अजय जी ने एक बात बोली थी 2010 की, तो मैं 2010 की बात शुरू करती हूँ। मुझे लगता मेरी समय को आपने दूसरे को दिया तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा पूरा। 2010 में सदन के नेता प्रणब मुखर्जी थे और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे। उस समय जब ओबीसी महिला आरक्षण पर ओबीसी पर आरक्षण की बात हुई थी तो उन्होंने एकदम चिल्लाकर और एकदम ठोककर कहा था कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस कभी भी ओबीसी को आरक्षण नहीं देगी। तो ये तो देखिए अभी क्या है, वो तो विरोध करेंगे सपा, जब तक बीजेपी सामने है ना तब तक ये कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीजेपी नहीं रहेगी ना तभी फिर एक दूसरे का विपक्ष में सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के विपक्षी हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से इन लोगों ने, जैसे कि मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय क्या बोला था, जिस समय 2009 में जब ये बिल लेकर आए थे सदन में, तब मुलायम सिंह जी ने बोला था कि महिलाएं इतनी आ जाएंगी तैयार होके सज धज के, तो यहाँ पे काम कैसे होगा। तो भाई महिलाओं के सम्मान की बात तो आप लोग मत ही करिए, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से बात काम करते हैं और जिस तरीके से टीका टिप्पणी हुई है वो सभी लोगों को पता है। दूसरी बात, आरएसएस के बारे में भी बोल रहे हैं और महिलाओं को ये जो है मुस्लिम विंग्स बनाया हुआ है तो वहां से वो लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोगों को साथ लेकर चलने की एक सोच है, इसी वजह से सारे विंग्स बने हुए हैं। महिलाओं के लिए आरएसएस में भी विंग्स है और भारतीय जनता पार्टी में भी विंग्स है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ये फैमिली की पार्टी नहीं है जहां पे पिताजी हटते हैं तो बेटे जी बैठ जाते हैं अध्यक्ष बनके, जहां पे माताजी हटती हैं तो बेटे जी बन जाते हैं अध्यक्ष बनके, और 18-18 साल तक एक ही महिला अध्यक्ष बनी रहती है, दूसरी महिलाओं को अध्यक्ष बनने का मौका भी नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो राष्ट्रपति से लेकर आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर और विदेश मंत्रालय तक महिलाओं को सौंपा है। तो ये बात छोड़ दीजिए, और खाली आप मुस्लिम और मुस्लिम ओबीसी बात करते ना, तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी जो 3 तलाक के मुद्दे पर लेकर आई थी कानून और 3 तलाक बंद कराने के लिए देश में पहल करी थी। तो आप लोग महिलाओं के बारे में क्या सोचेंगे जो महिलाओं पे टीका टिप्पणी करते हैं। दूसरी बात, हर विषय पर अगर आप लोगों को राजनीति करनी है और जब अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हम बिल पास नहीं होने देंगे, तो ये उनके मंसूबे दिखाता है। जब ये अपनी बात कहने के बाद राहुल गांधी जो है अपना सदन छोड़ के चले जाते हैं दूसरे की बात सुने बिना, तो ये उनके मंसूबे दिखाता है। तो ये मैं एक ही बात बार बार कहूंगी कि इतने वर्षों से अगर लगातार इस पे चर्चा हो रही है, जब कांग्रेस ने ये बिल लेकर आए तब उसके समय में लालू प्रसाद यादव और यही सपा के मुखिया थे, उन्होंने विरोध किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है तब फिर ये दोनों मिलकर विरोध कर रहे हैं। तो विरोध ही करना है आप लोगों को, राजनीति आप लोग कर रहे हैं, महिलाओं के साथ आज राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम महिलाएं बैठती हैं और आकर टेलीविजन पर डिस्कशन करते समय हम लोग इस पे अपने दल की बात करती हैं। अच्छा माधवी जी, एक बात बताओ, आपने काफी विस्तार से बताया पर मेरे कुछ सवाल है आपसे। देखो, भारतीय जनता पार्टी को प्रबंधन के संदर्भ में मिसाल के तौर पर देखा जाता है भारतीय राजनीति में, खासतौर पर इस समय कि मैनेजमेंट के मामले में भाजपा का कोई जवाब नहीं। इस बार मैनेजमेंट कहां फेल हो गया? आप भी चुनाव प्रचार छोड़कर अपने सारे नेताओं को दिल्ली बुलाकर बैठे 3 दिन के लिए और फिर भी अपने लाए विधेयक को पिटवा लिए। भाजपा तो ऐसी ना थी, भाजपा तो ऐसे हारती ना थी।
कि आज हार कैसे गए आप, या आपने तय किया था हमें हारना है इसलिए आप हार गए? देखिए हिमांशु जी, मैनेजमेंट नहीं, संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके से काम करने वाली एक पार्टी है, एक बड़ा दल है, और इसमें संगठन बहुत मजबूती से काम करता है। निर्णायक जो स्थिति होती है वो हमारे राष्ट्रीय स्तर से शुरू होती है और पूरे कह सकते हैं कि ब्लॉक लेवल तक और एकदम मंडल अंचल तक जाती है। तो निर्णायक हमारे दल के अंदर में हमारी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है। लेकिन जहां संविधान की बात आती है, जहां पे लोकतंत्र की बात आती है, जहां पर विधेयक बदलने की बात आती है, जहां पर सारे नेतृत्व की बात आती है, उस समय सब लोगों का सहयोग लेने की बात आती है। अगर यहाँ पे हमें चालाकी करनी होती तो हम ये बिल ऐसे ही पास कर लेते, जबरदस्ती कर लेते, लेकिन हमें नहीं करना था। हमने जब 2023 में महिला आरक्षण का बिल लेकर आए तो उसमें हमने क्लोज डाला ही था कि डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन इतनी देर से हो रहा है उसके पीछे भी कारण बता दिया, क्योंकि जो डिलिमिटेशन हुआ था 76 में, उसके बाद से उस पर फ्रीज कर दिया गया था, वो हो नहीं सकता था। और ये देखिए राष्ट्र हित में भी बहुत जरूरी था कि आबादी का घनत्व तो इतना ज्यादा डबल तिबल हो चुका है, ऐसी स्थिति में लोगों को सही अवसर मिले, लोगों तक सही जो उनके नेतृत्व करता है या जो उनके नेता हैं उनकी सारी नीतियां लोगों तक पहुंचे। जहां पर एक लोकसभा में जहां 5 लाख और 3 लाख अच्छा माधवी जी, ये आप लोगों को अब पता चला कि आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा हो गया है? ये जो 2023 में आप लेकर आए थे तब आपको नहीं पता था कि आजादी का घनत्व इतना ज्यादा हो गया है, जनसंख्या में समय कितना लगना है? उसी समय पर क्यों नहीं कर लिए थे डिलिमिटेशन के ये प्रस्ताव 2023 के संदर्भ में? 2024 का चुनाव आपने बगैर आरक्षण के करा लिया, 2029 के संदर्भ में आपको लग रहा है नहीं करना बड़ा जरूरी है। एक दूसरा, आपने मुझे अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया। आपने कहा कि अगर हम चाहते तो ऐसे ही पारित करा लेते। थोड़ा हमको भी पता चले भाई कि संसद में आप ऐसे ही कैसे पारित करा लेते। आपने बड़ी शानदार बात कही कि अगर हम चाहते तो ऐसे ही पारित करा लेते। दल हमेशा ये बताते हैं ना कि अपनी मनमानी करते हैं, तो मैंने उस पर जवाब दिया। देखिए संविधान अनुच्छेद 55, 81, 82 और 177 में बदलाव की जरूरत थी, तभी महिला सशक्तिकरण का ये आरक्षण वाला बिल पास हो पाता, जिसके लिए हमने सबका सहयोग भी मांगा और प्रधानमंत्री जी ने इस पर डिस्कशन भी किया। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात कहती हूँ। कांग्रेस अपनी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई थी और बहुत अपने बता रही थी कि हमारे लोगों का इतना सपोर्ट है। तो भाई मैं आपको बताती हूँ कि पश्चिम बंगाल में आप 39 सालों से अभी तक आ नहीं पाए हैं, 0 सीट है यहाँ पर। आप 36 सालों से आप उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं आ पाए हैं, आप उड़ीसा में 25 सालों से नहीं आ पाए हैं। तो ये हालात है और तमिलनाडु में 58 साल से आप नहीं आ पाए हैं। तो कितना विश्वास आप लोगों के ऊपर जता रही है और कितनी सीरियसनेस तरीके से आप लोगों के पास अपनी संवेदना लेके जाते हैं, अपनी नीतियों को लेकर जाते हैं, ये सामने दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि अपने आप को बलशाली दिखाना है, हमारा प्रेजेंस है, तो चलो आओ सब मिलते हैं, मिलकर हर चीज को रोकते हैं, जिसपे किसी का भी नुकसान हो। एक ही विषय पे सालों साल चर्चा होती रहे, लेकिन बात कभी किसी विषय पे रोक दिया जाता है आरक्षण को, कभी किसी विषय पे। अंततः यही होगा कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। कभी ओबीसी का मुद्दा, उसी ओबीसी का सपोर्ट लेने के लिए अभी आ जा रहे हैं। जिस जनगणना की बात के लिए, जाति जनगणना के लिए विरोध करते थे कांग्रेस के नेता, वो आज जाति जनगणना पे आप भी तो विरोध करते थे। आपने तो कोर्ट में हलफनामा दिया था, देश के लिए खतरा होगा जाति आधारित जनगणना। आज गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, आपने भी तो मना किया था। जो देश की जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि सपा हमेशा ये काम करती है कि बस रोको, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो तब भी ये खाली बीच में अड़ंगा लगाने के लिए खड़े रहते हैं, इनका और कोई काम ही नहीं है। दूसरा, बीजेपी की सरकार हुई है, इनका काम केवल है कि अपना केवल अड़ंगा अड़ाना। माधवी जी का कहना है। तो मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी लेता हूं यश भारती जी की इस कमाल की भूमिका के संदर्भ में जो माधवी जी ने बताई कि ये समाजवादी पार्टियों का काम है अड़ंगा अड़ाना, चाहे वो यूपीए की सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो। महिला आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी तो आप ही लोग हो यश भारती जी। कभी मुलायम जी ने यह भूमिका निभाई थी, बेटे जी भी आज दमदारी से वही भूमिका निभा गए। कितने खुश हो आज आप अपनी इस उपलब्धि पर? डॉक्टर साहब, महिला आरक्षण के हम समर्थक हैं। आज ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक सारे वर्गों का जातीय जनगणना के आधार पे जो संख्या बल निकल के आएगा उस पर आप आरक्षण दे दीजिए, हमें बिल्कुल विरोध नहीं है। ना तब था ना आज है। हम हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते थे, तब भी थे आज भी थे। बदलाव भारतीय जनता पार्टी में, मैं कह रहा हूं जो आडवाणी जी ने कहा 33% आरक्षण देने की बात, आखिर भारतीय जनता पार्टी दल में क्यों नहीं दे रही? हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने आरएसएस का भी ज्ञान दे दिया, सबका ज्ञान दे दिया, लेकिन 33% आरक्षण दल के अंदर क्यों नहीं है? इस बात करें दल के अंदर यश मालवीय के भारतीय जी के अनुसार क्यों नहीं है, बात इसकी है।
भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में तो दे रखा है। और उनका कहना है कि भाई देश भर में आपके इतने प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें महिलाएं कहाँ हैं? बताओ जरा। दिखाने के और खाने के और हाथी के दांत, क्या भाजपा के संदर्भ में भी ऐसा है? तो मैं अब अजय शुक्ला जी आखिरी बातचीत के लिए, आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आता हूं। अब आगे क्या देख पाते हैं आप जैसे कुशाग्र पत्रकार? मुझे लगता है हिमांशु जी, देखिए महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वक्त लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से उसे सिर्फ राजनीतिक ढंग से इस्तेमाल करती है, वह इस बात का प्रमाण है। वो इस बात का प्रमाण है। मैं रोकूंगा आपको। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तेज तर्रार नेता सरोज पांडे जी जुड़ चुकी हैं। सरोज जी, इस मौके पर क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? स्वागत है आपका। ठीक नहीं लगता? कुल मिला के जानना चाहते हैं इस समय किस मनोभाव से गुजर रही हैं आप? अपनी पार्टी से नाराज हैं, विरोधी पार्टियों से नाराज हैं, या इस देश में जितने राजनीतिक दल हैं सबसे नाराज हैं? हमने सोचा नहीं था वो हुआ है, और बहुत उम्मीद थी। 4 दशकों से हर बार हम चले गए, और इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं किया, बिल को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि देश की महिलाएं इस बार कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। पर केवल कांग्रेस नहीं, अन्य विपक्षी दल भी जो है इस बिल के खिलाफ खड़े रहे। सरोज जी, क्यों ऐसा हुआ? क्या आबादी के हक का विषय था और विपक्ष को इसमें सत्ता पक्ष की मंशा ठीक दिखाई नहीं दी? सरोज जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सरोज जी लेकिन स्वर से ही महसूस कर सकते हैं बहुत दुखी है। जी अजय जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। मैं इसमें ये सरोज जी जुड़ गई हो तो उनकी टिप्पणी ले लें। नहीं, आप अपनी बात कहें पूरा। अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि देखिए, महिलाओं को आरक्षण भाजपा देना ही नहीं चाहती। शायद यही वजह है कि उसने 2023 में ऐसा स्थिति पैदा की, और वो इस समय में भी नहीं देना चाहती थी। शायद यही वजह है कि वो चुनाव के बीच में इस तरह 2 बिल को साथ में लेके आई। नहीं तो बिल को साथ में लाने की जरूरत नहीं थी। सीधे सीधे कि हाँ, जो मौजूदा स्थिति है उस पे देते हैं, और आगे के लिए एक लाइन जोड़नी थी कि आगे आने वाले। इसमें तो हम काफी विस्तार से बात कर चुके हैं अजय जी। मैं अभी आपसे जो पूछ रहा हूं कि देश की राजनीति में अब आगे किस तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा, इस पर आपका कोई आकलन, आपका कोई अनुमान, आपकी कोई टिप्पणी? बिल्कुल, इससे एक बड़ा असर मिलेगा, क्योंकि इससे जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी असल में जातिगत जनगणना के आधार पर जो लाभ मिलना है ओबीसी को और अदर्स को, वह लाभ छीनने की कोशिश कर रही है, और वह महिलाओं को वास्तव में लाभ नहीं देना चाह रही है, बल्कि उसका सिर्फ जो शोषण है उसको किसी तरह से मानसिक तौर पे कि हम ये समझा सके कि हाँ, हमने वो किया है आपके लिए, इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। तो हम कुल मिला के बातचीत के मर पे पहुंचे तो कुल आज के इस परिणाम से निश्चित तौर पर देश की आधी आबादी संताप में, दुख में है। क्योंकि जो भी परिस्थिति हो, उम्मीद ये थी, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाया गया बिल ये पारित हो जाएगा, कहीं ना कहीं से संख्या का जुगाड़ हो जाएगा और सरकार इस बिल को पारित करा लेगी। और बिल पारित नहीं हुआ, तो अब 2 प्रकार का द्वंद्व देश की राजनीति में चलेगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके पैरोकार बताने की कोशिश करेगी विपक्षी दल महिला अधिकारों के विरोधी है, महिला सशक्तिकरण के विरोधी है, और महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी देने के संदर्भ में विरोधी है। वही विपक्ष पुरजोर कोशिश अब ओबीसी के मुद्दे पर करेगा कि हमने विरोध इसलिए किया क्योंकि हम जनगणना चाहते थे, जनगणना के आधार पर ओबीसी की हिस्सेदारी चाहते थे, और ओबीसी की हिस्सेदारी में ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी भी चाहते थे। अपने अपने तरीके से जमावट की कोशिश देश की राजनीति में पुरजोर देखने को मिलेगा। उस राजनीति पर निगाह बनाए रखेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो भी कारण रहा हो यह दुखद है। कुल मिलाकर साफ दिखता है कि 2029 में महिलाओं की बड़ी संख्या आरक्षण की बदौलत तो संसद का हिस्सा बनते हुए हमें नहीं दिखेगी। आगे ईश्वर जाने।
बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।